हाउ आर यू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? देखिए, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड आउट करती है तो वो कुछ लॉज को, कुछ एस्पेक्ट्स को फॉलो करती है। उनके थ्रू ही कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। यानी केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो खुद से ऐसे ही नहीं हो जाती, उन्हें प्रोसीड करने के लिए उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस बने हुए होते हैं जिन्हें वो फॉलो करती हैं। उसके बाद ही जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है और प्रोसीड करती है। तो आज हम इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर इन 5 लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second law of constant composition, third law of multiple proportion, fourth law of reciprocal proportion and the fifth one is law of combining volume, जिसे गेलॉक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। वन बाय वन हम इन्हें डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। जो 5 लॉज हैं इनको कंप्लीट देखना है। देखिए, फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे हम अभी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसकी डेफिनेशन लिख दी है। आप यहाँ से अपने नोटबुक के अंदर जब नोट्स बनाए तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हम पहले अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजमेंट हो, किसी भी टाइप की कोई फिजिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो या फिर कोई केमिकल जो चेंजमेंट है वो प्रोसीड हो रहा हो, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जितना भी टोटल मास होता है किसी भी रिएक्टेंट का, या अगर मोर देन वन रिएक्टेंट ले रखे हैं तो उन सारे रिएक्टेंट्स का इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमेशा जो है प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। यानी रिएक्टेंट का मास जितना था, जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो रिएक्टेंट का मास जो था वो इक्वल टू रहेगा प्रोडक्ट के मास के। और इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब, सीधा सा मतलब क्या है कि मैटर कैन neither be created nor be destroyed। ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं मैटर को और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रही है या फिजिकल चेंजमेंट आ रहा है, लेकिन उनके मास के अंदर कोई भी डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जांपल्स। देखिए, आइस सबने देखी हुई है। मैंने आइस क्यूब्स ले ली। वाटर की फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म जब होता है वाटर सॉलिड फॉर्म के अंदर तो आइस होता है। ये कन्वर्ट हो रहा है, मैं इसे हीट दे रही हूँ और जब हीट एनर्जी मैंने इसे दी तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म के अंदर था? ये सॉलिड फॉर्म के अंदर था। अब आइस जो है जब वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये कह रहा है जितना हमने ये जो रिएक्शन है ये क्लोज कंटेनर के अंदर प्रोसीड करवाई है, कभी भी इस टाइप की रिएक्शन हम ओपन कंटेनर के अंदर नहीं कर सकते हैं। रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आइस जो है वो जब वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये कह रहा है जितने भी ग्राम हमने यहाँ पे आइस ली थी, जितने भी ग्राम में हमने यहाँ आइस ली थी, जब वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, हमने दोबारा से जब उसका वे किया तो वो कितनी थी? उतना ही अमाउंट उसके अंदर फाइंड आउट हुआ। अगर 5 ग्राम ली थी तो 5 ग्राम ही मिल रहा है। जितना भी लिया था जो मास है वो उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं हुआ, कोई भी चेंजमेंट जनरेट नहीं हुआ। इसी तरीके से कह रहा है कि आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पे मैंने 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए। कौन कौन से? AgNO3 और NaCl। जब इनके बीच में रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaNO3 प्लस AgCl के अंदर। अब देखिए, सीधी सी बात ये है यहाँ पे कि जब हम मास कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप इसका करें, इसका या फिर इसका, इनमें से सबका जब मास आप टोटल काउंट कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल जो मास है रिएक्टेंट का वो एग्जैक्ट इक्वल टू रहेगा प्रोडक्ट के। क्योंकि देखिए, हर एक जो एटम होता है, हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो एटम है उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन हम किस कंडीशन के अंदर लेके चलते हैं उसे? सिर्फ जब हम उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपने आइसोटोपिक फॉर्म ले ली और तब आप कह रहे हो कि नहीं पहले तो ज़्यादा था बाद में कम हो गया। ऐसा नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेना है। हम यहाँ पे आइसोटोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का कुछ वेट रहा होगा, NaCl का कुछ रहा होगा, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो है ना तो बाहर गई है ना ही अंदर गई है। सिर्फ जो
यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड हमने यूज किए हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंजमेंट आई है। NaNO3 में कन्वर्ट हो गया और AgCl के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी जो मास है वो बोथ साइड में कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसी तरीके से आप चाहे उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये जो बात यहाँ पे कही गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये यूनिवर्सल है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि कुछ एक न्यूक्लियर रिएक्शंस करके देखी गई। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो जब प्रोसीड आउट की गई, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हैं आप, जो रिडक्टिव एलिमेंट होते हैं उनसे जो रिएक्शंस करवाई जाती हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थी उनके अंदर देखा गया कि जब इन रिएक्शंस को प्रोसीड आउट करवाया तो जो मास था रिएक्टेंट का वो ज्यादा था, और जब ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ जो मास था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। मास जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। जब रिएक्टेंट था तो उसका कुछ मास लेके चले हम, जितना भी अमाउंट था, जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो आपने देखा जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि मास कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर कम हो गया। इसका क्या मतलब है, मास कहाँ चला गया? जब हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहती है कि मास कभी भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, वो सेम रहेगा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मास के अंदर ये डिफरेंस जनरेट किस वजह से हुआ? तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो मास होता है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, किसमें? एनर्जी के अंदर। किसमें इंटर कन्वर्टेबल होता है? एनर्जी के अंदर हो सकता है, या फिर एनर्जी जो है वो मास में हो सकती है। ये इन दोनों फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंजमेंट कुछ नहीं होगा। इन्होंने प्रूव करने के लिए इक्वेशन दी E = mc²। E = mc², आइंस्टीन ने दी थी ये। m जो है मास है और c जो है यहाँ पे वेलोसिटी है। तो इसने कहा ये जो मास है यहाँ पे ये किसके इक्वल है? एनर्जी के इक्वल है। तो E = mc² वाला जो रूल है वो यहाँ पे फिट बैठता है। तो इसको नाउ ए डे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसे इस नाम से ना जानकर अब जाना जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ओके, पहले सिर्फ हम मास के बारे में बात करते थे, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात आई, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इनके बारे में जब बात आई तो पता चला कि मास जो है वो कुछ अमाउंट में कम हो सकता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब मास कहाँ चला गया? वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मास जो है वो एनर्जी के साथ इंटर कन्वर्टेबल होता है, इसका मतलब एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो E = mc² जो रिलेशन है वो इस चीज को फॉलो भी कर रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? m है यहाँ पे। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था सिर्फ, वो किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यहाँ पे जो नाम है वही बता रहा है। देखिए कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे हम। तो एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है ये हमें क्या बताता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब फॉर्मेट होगा तो उस टाइम के ऊपर जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड को बना रहे हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रहेंगे, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर रहेंगे। कहने का मतलब क्या है? देखिए ये कह रहा है कि वाटर, सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम वाटर कंसीडर करते हैं। जो वाटर है उसका फॉर्मूला सबको पता है, क्या रहता है? H2O, वाटर मॉलिक्यूल है। ये कह रहा है चाहे हम किसी रिवर का वाटर ले लें, ठीक है, चाहे हम किसी वेल का वाटर ले लें, चाहे किसी लेक का वाटर ले लें, चाहे किसी ग्लेशियर का वाटर ले लें, जहाँ से भी आप वाटर ले सकते हो, जहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, चाहे अपनी कंट्री का ले रहे हो इंडिया से या फिर किसी अदर कंट्री का, फॉरेन कंट्री का ले रहे हो, आप कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल जब लेंगे तो वाटर का मतलब H2O ही होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे बना रहा है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके बना रहे, यानी इनका जो ये मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मास रेशियो फिक्स रहेगा का क्या मतलब है? जैसे H2O लिखा हुआ है मैंने, तो हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना रहेगा? 2 रहेगा मास। और ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो पीरियोडिक टेबल दी हुई है उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए होते हैं, वहां से आपको याद करने पड़ेंगे। धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ले रखे हैं तो कितना होगा टोटल, 2। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 16, यानी 2:16 के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन रहेंगे हमेशा। जब भी वाटर की बात आएगी तो ये ही रेशियो जो है वो फिक्स पोजीशन के अंदर रहेगा। अब 2:16 है, आप इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल में अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8, है ना। इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, 216 लिखने से बेटर है हम 1:8 लिख दें। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें सिर्फ कि कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बताती है कि जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी केमिकल कंपाउंड के बारे में आप बात करेंगे, वो जिन भी मॉलिक्यूल से, जिन भी एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उनका जो मास होता है वो फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो दिखाई दे रहा है, फिक्स है। इसी तरीके से हम CO2 के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके लिए भी CO2 कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, कार्बन और ऑक्सीजन से। 1 पार्ट कार्बन है और 2 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है। जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 का कितना लिया था हमने, 16, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 32। क्लियर, 12:32। आप इसे सिंपलीफाई कर ले, अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:8। इट इज 3:8। अब देखें, अब ये कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास है CaCO3 केमिकल कंपाउंड है और मैं इसे हीट कर रही हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CaO प्लस CO2 के अंदर। कौन सी गैस इवॉल्व हुई यहाँ पे, CO2 गैस इवॉल्व हुई CaCO3 को जब हमने हीट किया तो। ठीक है, इसके अलावा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी हम किसी कार्बन रिगार्डिंग, चाहे पेपर है चाहे वुड है, उसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भी कौन सी गैस जनरेट होती है, वहाँ पे CO2 गैस जनरेट होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं, CaCO3 जो है इसे मान लो हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, 2 HCl लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। आप इसे बैलेंस करके देख ले, ये बैलेंस कंडीशन में मिलेगी। अब देखिए, तीनों रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं। प्रोडक्ट के अंदर एक जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है हमारा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या CaCO3 लिया तब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसका जो फिक्स मास रेशियो था कार्बन और ऑक्सीजन का, वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या चेंज हो गया, तब भी CO2 तो वही रहेगी। फिर जब हमने CaCO3 को HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है वो भी CO2 ही है। यानी ये फिक्स रेशियो में रहते हैं, एक प्रोपोर्शन जो है इनका वो फिक्स रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2 मॉलिक्यूल और CO2 का मतलब क्या है, 3:8 के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। चाहे आप कैसे भी रिएक्शन कर ले, चाहे आप किसी भी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर जनरेट हुई है तो वो हमेशा CO2 3:8 के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। और ये हमें कौन बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताता है। ओके, लेकिन एक बात का दोबारा से कह रही हूँ, ध्यान रखें कि यहाँ पर हम नॉर्मल एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं, आइसोटॉपिक फॉर्म को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर आइसोटॉपिक फॉर्म लेंगे तो वहाँ पे हो सकता है चेंज में आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या लेना है, यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट को ही कंसीडर करना है। तो ये 2 लॉज हैं, इसके अलावा जो लॉ होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी।